अब आ जाइए स्लम सेल। किसी बच्चे ने स्लम सेल के लिए भी बोला था, पता नहीं स्लम सेल का क्वेश्चन मैं इतनी बार से प्रिडिक्ट कर रहा हूं, आ नहीं रहा है। हो सकता है भगवान इस बार सुन ले और पहला क्वेश्चन ही 8 या 10 नंबर का स्लम सेल का आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है स्लम सेल एग्जाम के लिए। सेक्शन 50 कैपिटल बी स्लम सेल। सेक्शन 50 कैपिटल बी स्लम सेल। देखो सीधे सीधे हम लोग रिवीजन की बात करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। स्लम सेल को ट्रांसफर माना जाता है। स्लम सेल को सेक्शन 2 क्लॉज 47 में ट्रांसफर माना जाता है। स्लम सेल क्या होता है? जब कोई अंडरटेकिंग या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने किसी डिवीजन का इंडिविजुअल एसेट लायबिलिटी ना बेच के क्या करे, पूरे डिवीजन को, अंडरटेकिंग को एक लमसम कंसीडरेशन में सेल ऑफ कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, तो कॉर्पोरेट में उसी को कहा जाता है स्लम सेल। ठीक है भाई, हमारे पास दो ऑप्शन है। मैं अपने बिजनेस अंडरटेकिंग के इंडिविजुअल एसेट लायबिलिटी बेचना चाहता हूं, ठीक है बेच दो। दूसरा, मैं सारे अंडरटेकिंग को एज अ गोइंग कंसर्न किसी को सेल कर देता हूं, तो इसको हम कॉर्पोरेट में टैक्स पर्पज के लिए स्लम सेल बोलते हैं। और स्लम सेल को ट्रांसफर माना गया है कैपिटल गेन चैप्टर में, तो यहां पे कैपिटल गेन की बात होती है। अब बताइए, अगर कैपिटल गेन की बात होगी तो कितनी चीजें हमको चाहिए? हमको 4 चीजें चाहिए होती हैं, बताओ। एक तो हमको चाहिए होता है फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन ये अभी हम पढ़ लेंगे। और बताइए क्या माइनस करते थे यहां से हम लोग? यहां से हम लोग माइनस करते थे एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर क्वेश्चन में दिया होता था कि आपको इस ट्रांसफर इन स्लम सेल में आपका एक्सपेंस क्या है, उस एक्सपेंस को हम हटा दिया करते थे। और बताइए क्या लेस करते थे दोस्तों? याद रखिएगा, स्लम सेल के केस में बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन नहीं मिलता, तो हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन घटाना होता था और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। स्लम सेल के केस में ये दोनों क्या बन जाते हैं? नेटवर्थ। नेटवर्थ ऑफ अंडरटेकिंग या डिवीजन। जिस डिवीजन को, जिस अंडरटेकिंग को आप सेल ऑफ कर रहे हो, उसका जो नेटवर्थ होगा ना, उसी को हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मान लेंगे। मतलब काम आसान हो गया, हमें अलग अलग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट देखने की जरूरत नहीं है। चाहे वो एंटिटी आपके पास 3 साल से पुरानी ही क्यों ना हो जिसको आप ट्रांसफर कर रहे हो, हमें बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ स्लम सेल, क्योंकि आप नेटवर्थ निकाल रहे हो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, तो यहां लॉन्ग टर्म का तो कोई मतलब ही नहीं, तो हम आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट क्यों दें? क्योंकि जब आप अपने अंडरटेकिंग को ट्रांसफर कर रहे हो, हम नेटवर्थ उसी टाइम का ले रहे हैं, तो फिर इन्फ्लेशन के एडजस्टमेंट की आवश्यकता ही क्या है? तो स्लम सेल के केस में अगर एक बार हम समझ लें अच्छे से ना, तो इसको भी मैं मानता हूं कि फ्री का नंबर है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमें अलग से कुछ देखने की जरूरत नहीं, प्रीवियस ओनर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, 1/4/2001 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट एक ही साथ क्या बन जाएगा? नेट वर्थ ऑफ अंडरटेकिंग।
इसके बाद जब आप माइनस कर देंगे यही तो आएगा, या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो सकता है। तो ये चार चीजें हमें देखनी है अगर हम स्लम सेल की बात करें। स्लम सेल होता क्या है मैंने अभी आपको बताया। सबसे पहले देखेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या है। अब देखो यहां पे ना एक चेंज आ गया, एक साल पहले यहां चेंज आ गया। पहले हम लोग ना फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या लेते थे, तो पहले हम लोग फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लिया करते थे सेल प्राइस ऑफ अंडरटेकिंग। सेल प्राइस ऑफ अंडरटेकिंग, जितने में आपने अंडरटेकिंग को या अपने उस डिवीजन को जितने में आपने बेचा है, जितने में आपने उसको सेल किया है वो ले लिया करते थे। सिंपल कहानी थी। लेकिन अब ना यहां पे एक और चीज जोड़ दिया गया है। अब जोड़ दिया गया है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। और ये आपको ना क्वेश्चन में दिया गया होगा। वैसे तो इसके लिए प्रिस्क्राइब मैनर है कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जाए, लेकिन मैं नहीं समझता कि सीए इंटरमीडिएट में आपसे वो मैनर से कैलकुलेशन करवाएंगे। आपको फेयर मार्केट वैल्यू दिया होगा। दोनों में से देखिए क्या करना है। कहता है कि आपको जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना है ना, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ, full value of consideration being fair market value of capital asset as on the date of transfer calculated at the manner, इन दोनों में से जो हायर होगा, whichever is higher, whichever is higher। मान लीजिए फेयर मार्केट वैल्यू एसेट का निकाल के दिया गया है 55 लाख और आपने उसको बेचा है 65 लाख में, तो हम 65 लाख ले लेंगे। हम 65 लाख ले लेंगे, ठीक। जितने में हमने बेचा है और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट, जितने एसेट बाय वे ऑफ स्लम सेल ट्रांसफर हो रहे हैं उनका जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा हम दोनों को कंपेयर कर लेंगे, जो ज्यादा होगा। मान लीजिए अगर क्वेश्चन में सिर्फ यही दिया है तो इसी से काम चलाएंगे, और अगर ये नहीं दिया गया, ये दिया गया तो इससे काम चलाएंगे। लेकिन दोनों दे दिया गया है तो हायर ऑफ बोथ ले लेंगे। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में अब हमको ये काम करना है। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर क्वेश्चन में दिया होगा, नेटवर्थ निकाल लेंगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आ जाएगा। देखो हमें नेटवर्थ ऑफ अंडरटेकिंग कैसे निकालना है। नेटवर्थ ऑफ अंडरटेकिंग, भाई सिंपल सी बात है। नेटवर्थ कैसे निकलेगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अब एसेट्स में या तो डेप्रिसिएबल एसेट्स होंगे या नॉन डेप्रिसिएबल एसेट होंगे। डेप्रिसिएबल एसेट में चाहे कितनी भी चीजें दी गई हो हमें लेना है WDV एज पर आईटी एक्ट। अगर क्वेश्चन में WDV एज पर आईटी एक्ट नहीं दिया गया तो जो वैल्यू दी गई है उसी को हम मान लेंगे WDV एज पर आईटी एक्ट और काम चला लेंगे। नॉन डेप्रिसिएबल एसेट में क्या लेंगे, जैसे डेटर्स है, कैश है, बुक वैल्यू ऑफ एसेट, रिवैल्यूएशन, इंपैक्ट,
शुड बी इग्नोर्ड। अगर कोई एसेट रिवैल्यूड हुई है अकाउंट्स पर्पज के लिए तो उस रिवैल्यूएशन के इंपैक्ट को हम इग्नोर कर देंगे। तो इससे हम एसेट की वैल्यू निकालेंगे। अगर डेप्रिसिएबल एसेट है तो हम सिर्फ क्या ले लेंगे, WDV एज पर IT एक्ट। अगर नॉन डेप्रिसिएबल एसेट है तो बुक वैल्यू। लाइबिलिटीज में तो डेप्रिसिएबल की बात ही नहीं है, क्या उठा लेंगे, बुक वैल्यू। याद रखिएगा हम सिर्फ उस डिवीजन की बात करेंगे, पूरे कंपनी की बात नहीं करेंगे, हम डिवीजन की बात करेंगे, ठीक है ना। इससे हमारा नेटवर्थ निकल जाएगा और हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से नेटवर्थ को हटा देंगे। जो अमाउंट आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस। लॉन्ग टर्म होगा, शॉर्ट टर्म होगा, डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ होल्डिंग। इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको यहां नहीं मिलेगा। स्लम सेल के लिए ना जब हम नेटवर्थ कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन हमें सीए से सर्टिफाई कराना होता है, क्योंकि नेटवर्थ निकालना एक टेक्निकल काम है। हो सकता है एसएससी ने कुछ गलत कैलकुलेशन कर दिया हो, तो लॉ मेकर ने कहा नहीं 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 नहीं, आपको सीए साहब के पास जाना होगा, उनसे एक सर्टिफिकेट लेना होगा। जब तक वो सर्टिफाई नहीं करेंगे कि ये नेटवर्थ की जो कैलकुलेशन है करेक्ट है कि नहीं, हम नहीं मानेंगे आपका ये जो कैलकुलेशन है, आपका जो कंप्यूटेशन है, ठीक है। और याद रखना इनकम टैक्स में आज के डेट में जो भी सर्टिफिकेशन कराना है उसका जो डेट होना चाहिए, जो रिटर्न फाइल करने की डेट है ना, उसके 30 डेज पहले होना चाहिए। 30 डेज पहले सीए को ये कैलकुलेशन करके इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपलोड कर देना है। तो मान लीजिए ड्यू डेट रिटर्न फाइल करने का 31 अक्टूबर है, तो 30 सितंबर तक सीए को इस वर्किंग करके कैलकुलेशन करके सर्टिफाई करके अपलोड कर देना है। तो आज की डेट में इनकम टैक्स में जो भी सर्टिफिकेशन या टैक्स ऑडिट की कहानी है उसके लिए हमको जो टाइम लिमिट दिया गया है बेटा, वो टाइम लिमिट दिया गया है रिटर्न फाइल करने से कितना पहले, 30 दिन पहले। तो देख लीजिए रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट एसएससी का क्या है। अगर नवंबर है तो 31 अक्टूबर तक फाइल हो जाना चाहिए, अगर 31 अक्टूबर है तो 30 सितंबर का तक हो जाना चाहिए। आ रहा है समझ में? यस। आइए एक बार बुक से भी देख लेते हैं। स्लम सेल देखिए, मीनिंग ऑफ स्लम सेल, सेल ऑफ अंडरटेकिंग फॉर अ लमसम कंसिडरेशन विदाउट डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एसेट लायबिलिटी। तो मीनिंग समझा रहे हैं। डिम्ड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, क्या मानेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडर, देखिए फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर calculated in the prescribed manner shall be deemed to be full value of consideration received or accruing as a result of transfer of such capital asset. Accordingly, the CBDT has prescribed that for the purpose of section 50 capital B, the fair market value of capital asset would be higher of, दो अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है। आइए देखिए कौन कौन सा। फेयर मार्केट वैल्यू 1 being the fair market value of capital asset transferred by way of slum sale determined as on the date of slum sale, and 2 being the fair market value of consideration monetary and non-monetary receiving or accruing as the result of transfer। मतलब ये आपका सेल कंसिडरेशन हो गया, जो आपको मिल रहा है आपके अपने एसेट को ट्रांसफर करने से, चाहे वो मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी हो। नॉन मॉनेटरी है तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू निकाल लेंगे। भाई स्लम सेल के केस में जो आपको मिल रहा है, देखो फेयर मार्केट वैल्यू 2 का मतलब क्या है, being the fair market value of consideration, आपको जो कंसिडरेशन मिल रहा है। अब फेयर मार्केट वैल्यू क्यों बोल दिया, हो सकता है आपको पैसा ना मिलके कुछ प्रॉपर्टी मिल जाए, पैसा मिल जाए तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन पैसे की जगह प्रॉपर्टी मिल जाए तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू। और फेयर मार्केट वैल्यू 1 क्या है, तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट ट्रांसफर बाय वे ऑफ स्लम सेल डिटरमाइंड ऑन द डेट ऑफ स्लम सेल। अब इसके लिए ना प्रिस्क्राइब रूल्स हैं, उस रूल के हिसाब से जितने एसेट आपने ट्रांसफर किए हैं, जितनी लायबिलिटी आपने ट्रांसफर किया है, उसका फेयर मार्केट वैल्यू निकाला जाएगा। वो आपको निकालने के लिए नहीं पूछेगा, आपको फेयर मार्केट वैल्यू दिया होगा कि एज पर प्रेस्क्राइब मैनर फेयर मार्केट वैल्यू इतना है और आपका सेल कंसिडरेशन इतना है, मतलब स्लम सेल से आपको मिला इतना है। दोनों वैल्यू को कंपेयर करेंगे, जो ज्यादा होगा उसी को हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेंगे। देखिए, any profit or gain
from slum sale shall be chargeable as a long-term capital gain in the year of transfer. If undertaking is owned by SSC for more than 36 months immediately preceding the date of transfer, long term हो जाएगा, otherwise it will become short term. Benefit of indexation not allowed in case of slum sale. तो काम हमारा आसान हो गया, हमें benefit of indexation नहीं मिलता है। चल अब for the purpose of computing capital gain, cost of acquisition, cost of improvement shall be net worth. अब देखो, अब नेटवर्थ के लिए हमें सीए का सर्टिफिकेट चाहिए, हमने 30 दिन पहले वाली बात भी आपको बता दी, लेकिन नेटवर्थ निकाला कैसे जाए? तो इन्होंने कहा देखो, अगर डेप्रिसिएबल एसेट है तो WDV एज पर आईटी एक्ट, अगर मान लीजिए कोई ऐसा एसेट है जो 35 AD वाला था, आपने उसको ट्रांसफर किया है, तो बताइए उसको तो ऑलरेडी आपने पीजीबीपी में 100% उसका वैल्यू क्लेम कर लिया होगा, तो उसकी वैल्यू नील हो जाएगी। इन केस ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग गुडविल ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन विच हैज नॉट बीन एक्वायर्ड बाय एसएससी, मतलब सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो उसकी वैल्यू तो नीली होती है, बेकार का पॉइंट है। इन केस ऑफ अदर एसेट हम बुक वैल्यू लेंगे, ध्यान रखना है। डेप्रिसिएबल है WDV एज पर आईटी एक्ट, नॉन डेप्रिसिएबल है बुक वैल्यू, लाइबिलिटी के केस में बुक वैल्यू, इससे हमारा निकल जाएगा नेटवर्थ, और उसको हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंप्रूवमेंट मान के फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से घटा लेंगे। क्वेश्चन में देख लेंगे कि क्या एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर है, उसको भी हटा देंगे। कहीं भावनाओं में बह के बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन मत दे दीजिएगा, स्लम सेल में बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन नहीं मिलता। कैपिटल गेन में एक बात और ध्यान रखिएगा, कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस कोई टर्म नहीं होता, या तो वो लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म। तो जरूर अपने आंसर में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लिख के आइएगा, सिंपल कैपिटल गेन लिख के मत आइएगा। दूसरा, इसमें हिंट दिया गया होगा कि अंडरटेकिंग कितने साल से है, अगर 3 साल से ऊपर तो लॉन्ग टर्म, विद इन 3 ईयर सेल ऑफ कर दिया एंटिटी को तो फिर शॉर्ट टर्म। तो ये आपका स्लम सेल है, बताइए क्लियर है? यस सर। चलिए, तो आप जाओ अपनी पढ़ाई करो, 3 टॉपिक आज हमने कवर कर लिए, स्टडी करो अपनी, और फिर हम लोग शाम को या कल सवेरे मिलेंगे, कुछ और पढ़ लेंगे। अभी चलता रहेगा सिलसिला, सवेरे शाम कभी ना कभी करके। आइडिया ये है कि 30-35 टॉपिक आपके वो कवर करा दिए जाए एग्जाम से पहले, जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आपको बस ये काम करना है, इसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो एक बार अपनी प्रैक्टिस कर लेनी है बस। जो मैंने अभी प्रोविजन आपको रिवाइज कराया, जो नीचे आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, उसको फटाक से ऑडिट कर लो, और अगर फर्स्ट ग्रुप वाले हो तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ठीक है भैया, चलिए टाटा बाय बाय, एंजॉय योर डे। 1 सेकंड भी याद रखिएगा, 1 सेकंड भी वेस्ट मत करना, क्या पता उस 1 सेकंड में जो आप पढ़ लो वही पेपर में आ जाए। एग्जॉस्ट हो जाना, थक जाना, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये स्टेट ऑफ माइंड है। बताइए, जिसका एग्जाम 15-20 दिन हो, उसके मन में थकने का, थकाने का अगर विचार भी आ रहा है तो ये घोर पाप है। जितनी चीजें अभी आई स्कैन कर लोगे, जितनी चीजें आपके दिमाग से अभी निकल जाएंगी, आंखों के सामने से निकल जाएंगी, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे इस टाइम, वही आपको याद रहेगा, वही आपको याद रहेगा, कोई और याद नहीं होगा। आज से 6 महीने पहले क्या पढ़ाया गया, क्या आपने पढ़ा, कुछ याद नहीं है आपको। तो बेटा 1 सेकंड भी, मुदित तुमको मैं खास करके बोल रहा हूं बेटा, 1 सेकंड भी, जिन बच्चों ने थोड़ा शुरू में कैजुअल अप्रोच फॉलो कर लिया, यही टाइम है कि आप दूसरे को ओवरटेक कर सकते हो या उनके बराबरी पे आ सकते हो। जितना टाइम, कोई घड़ी नहीं सर, घड़ी पलट दीजिए। हाँ, 6, 6.5, 7 घंटे की नींद पूरी कर लीजिए, वो उसमें कमी नहीं करनी है, बाकी सब कुछ छोड़ के घूम लेंगे ना यार। मई में 18-17 मई के बाद जब पेपर खत्म हो जाएगा, घूम लेंगे अच्छे से, उस दिन के बाद 24 घंटे घूम लेंगे। तो अभी जो भी टाइम आपके पास बचा हुआ है, जितना आंखों के सामने से निकल जाएगा, आपको नहीं पता पेपर में क्या आएगा। हो सकता है जो 10 मिनट आप अभी खराब कर रहे हो, उस 10 मिनट में अगर आपने कुछ देख लिया होता और वही पेपर में आ जाता। याद रखिए, पिछले 6 महीने हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन इस 10 मिनट में हमने एक ऐसी चीज पढ़ ली जो पेपर में आ गई, तो ये 10 मिनट हमारे लिए बड़ा जस्टिफाइड है। आई होप जो मैं आपको बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय।